सुप्रीम कोर्ट ने नदियों और तालाबों में दूषित कचरा प्रवाहित करने पर अंकुश लगाने के लिए आज दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और आज यही है हमारा केस ऑफ द डे। लेकिन केस ऑफ द डे से पहले डालते हैं कुछ और अहम खबरों पर नजर। सुप्रीम कोर्ट ने पागलखाने में दिमागी रूप से स्वस्थ होने के बावजूद रह रहे लोगों की स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि सरकार इन लोगों के पुनर्वास के लिए गाइडलाइन जारी करे। चीफ जस्टिस जयस खेर की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार को आदेश देते हुए कहा कि ये बेहद संवेदनशील मामला है, केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। पागल खाने में दाखिले के बाद कोई भी व्यक्ति की देखभाल करने वाला नहीं होता, यहां तक कि अगर वो स्वस्थ हो जाता है तो भी उसे घर वापस लेने के लिए कोई नहीं पहुंचता। केंद्र सरकार को ऐसे लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था करनी होगी। इस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने कहा कि फिलहाल ऐसे लोगों के लिए कोई प्रावधान नहीं है और सरकार को इस मामले में नियम बनाने के लिए 8 हफ्ते का वक्त देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने पागलखाने में दिमागी रूप से स्वस्थ होने के बावजूद रहे लोगों की स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि सरकार अब इन लोगों के पुनर्वास के लिए गाइडलाइन जारी करे। चीफ जस्टिस जयस खेर की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार को आदेशित करते हुए कहा कि ये बेहद संवेदनशील मामला है, केंद्र सरकार को इस पर गंभीरता के साथ ध्यान देना चाहिए। पागलखाने में दाखिले के बाद कोई भी व्यक्ति की देखभाल करने वाला नहीं होता, यहाँ तक कि अगर वह स्वस्थ भी हो जाता है तो भी उसे घर वापस लेने के लिए कोई नहीं आता। केंद्र सरकार को ऐसे लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था करनी होगी। विनय वत्स हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ गए हैं। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के सदस्य हैं विनय, और क्या कुछ कहा है और साथ ही क्या सरकार की तरफ से कहा गया कि गाइडलाइंस कब तक जारी होगी? अक्षय, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो पीआईएल फाइल हुआ था, ये इंटरवेंशन सीख कर रही थी कोर्ट की, जो मेंटल हॉस्पिटल्स हैं उसमें जो लोग क्योर्ड हो चुके हैं उन्हें भी अभी तक रखा जा रहा है और विदाउट एनी रीजन वो वहां पे रह रहे हैं। तो इस मामले में इंटरवेंशन के लिए ये पीआईएल फाइल किया गया था। 18 जुलाई 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से एक नोटिस इशू किया था जिसमें कि 6 स्टेट से इससे रिस्पॉन्स मांगा था। लास्ट डेट पे यूपी स्टेट की तरफ से कहना था कि ये जो भी ये मैटर्स है इसमें बहुत ऐसी चीजें होती हैं कि कुछ ओल्ड एज पीपल ऐसे हैं जिनके जो चिल्ड्रन है वो उन्हें वहां पे छोड़ के तो गए लेकिन वो वापस लेने नहीं आए। इस तरीके के काफी सारे मद्देनजर देखना होगा। बिल्कुल विनय, कोर्ट ने भी इस बात को स्वीकार किया कि बेहद संवेदनशील मामला है और इस पर जल्द से जल्द कोई ना कोई निष्कर्ष निकालना बेहद जरूरी हो चुका है। हालांकि सॉलिसिटर जनरल की बात की जाए तो उन्होंने भी कहा कि इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन सरकार को वक्त दिए जाने की जरूरत है। क्या कुछ उसके बाद कोर्ट की तरफ से कहा गया है? इससे पिछले डेट पे भी कहा गया था कि सरकार अपनी तरफ से कोई गाइडलाइंस कोई स्कीम कि किस तरीके से ये जो इश्यू है इससे निपटारा किया जाए। तो लास्ट डेट पे भी टाइम सीख किया गया था और आज भी एजी रंजीत कुमार है, उन्होंने 8 वीक का समय मांगा है कि 8 वीक के अंदर वो कोई गाइडलाइन या फिर स्कीम लेकर आएंगे सरकार की तरफ से और फिर उसके इन्फोर्समेंट के लिए वापस कोर्ट इस पर सुनवाई करेगी। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विनय इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट मानसिक रोगियों को लेकर अब बेहद गंभीर होता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये कहा है कि इस गंभीर मामले को लेकर गाइडलाइंस बनाई जाए। हालांकि सॉलिसिटर जनरल की तरफ से 8 सप्ताह का वक्त माननीय अदालत से मांगा गया। वहीं सतलुज यमुना लिंक मामले पर पंजाब को एक बार फिर झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब की मांग को ठुकराते हुए मामले की सुनवाई अब 2 मार्च को करने का फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि पंजाब सरकार समझौते का पालन करे और अब नहर बननी चाहिए। कोर्ट ने 2 मार्च को पंजाब सरकार को अपना पक्ष रखने का आखिरी मौका दिया है। पिछली सुनवाई में पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए कहा कि पिछले साल अधिसूचना के बाद किसानों को दी गई जमीनों को वापस लेना संभव नहीं। पंजाब सरकार ने कहा कि यह केंद्र की जिम्मेदारी थी कि वो 2 राज्यों के बीच जल बंटवारे को लेकर मध्यस्थ की भूमिका अदा करे, लेकिन केंद्र ने ऐसा कभी नहीं किया। केंद्र सरकार ने कभी भी दोनों राज्यों के बीच चल रहे जल बंटवारे की समस्या को खत्म करने की कोशिश नहीं की। उधर सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कलिखो पुल की मौत के मामले की जांच करने के आदेश दे दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश जयस खेर ने कलिखो पुल की पत्नी डांग वेमसाई पुल के अपने पति की मौत पर एफआईआर दर्ज करने और सीबीआई से जांच कराने की अपील पर आदेश पारित कर दिया है। अरुणाचल के पूर्व मुख्यमंत्री कलिखो पुल ने पिछले साल 9 अगस्त को आत्महत्या कर ली थी। कलिखो पुल की पत्नी
दांगी बसाई पुल ने पिछले सप्ताह इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। कलिको पुल ने अपने 60 पन्नों के सुसाइड नोट में कई सीनियर जजों के नाम लिए थे, जिनमें से 2 रिटायर हो चुके हैं जबकि 2 अभी भी सेवा में। इस सुसाइड नोट में कलिको पुल ने बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इस सुसाइड नोट के मुताबिक राज्य में राष्ट्रपति शासन को लेकर कलिको पुल और उनके सहयोगियों से संपर्क किया गया और फैसला पुल के पक्ष में रखने के लिए करोड़ों की घूस मांगी गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में नर्सरी में दाखिले के मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच के फैसले को मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में चुनौती दी। सिंगल जज बेंच ने नर्सरी में दाखिले के लिए घर से स्कूल की दूरी के मानदंड वाली दूरी के दिल्ली सरकार की अधिसूचना पर रोक लगा दी थी। सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों ने गांगुली आयोग और 10 साल पहले दाखिल एक जनहित याचिका का हवाला भी दिया। अदालत ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से पूछा है कि नेबरहुड सिद्धांत से वो क्या हासिल करना चाहते हैं और इसमें जनहित कहां है। और इधर पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल एसपी त्यागी की जमानत खारिज करने की याचिका पर सुनवाई अब 15 मार्च को की जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज सीबीआई के वकील के अनुरोध पर सुनवाई 15 मार्च तक के लिए टाल दी है। आपको बता दें कि ऑगस्टा वेस्टलैंड मामले में आरोपी एयर चीफ मार्शल त्यागी को जमानत दिए जाने का सीबीआई लगातार विरोध कर रही है। सीबीआई की ओर से दाखिल याचिका में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी के भाई संजीव त्यागी और वकील गौतम खेतान की जमानत रद्द करने की मांग की गई। जमानत के विरोध में सीबीआई की दलील है कि मामले की जांच देशी नहीं विदेशों तक चल रही है और ऐसे में एसपी त्यागी जांच को प्रभावित कर सकते हैं। इससे पहले सीबीआई की ओर से दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में भी तीनों आरोपियों की जमानत का विरोध किया गया था, जिसे कोर्ट नामंजूर कर चुका और दिसंबर में एसपी त्यागी समेत तीनों आरोपियों को पिछले महीने जमानत दे दी थी। अतिथि शिक्षकों की भर्ती को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने इन शिक्षकों को नियुक्ति देने वाली नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से 1 मार्च तक जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने अतिथि शिक्षकों की भर्ती को पूरी तरह से असंवैधानिक करार दिया। विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने अपने फायदे के लिए अतिथि शिक्षकों को बनाए रखने के लिए रास्ता निकाला था। अतिथि शिक्षकों की भर्ती को लेकर अल्मोड़ा की सुमन किरोला ने हाईकोर्ट में याचिका पर कहा था कि कोर्ट ने पहले ही अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित सभी शासनादेशों को गलत ठहराते हुए निरस्त कर दिया था। कोर्ट ने शिक्षकों को 31 मार्च तक ही बने रहने के निर्देश दिए थे। अब सरकार की ओर से उन्हीं शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नई नियमावली बनाई गई है, जो पूरी तरह से नियमों के खिलाफ। अब बात करेंगे केस ऑफ द डे की। सुप्रीम कोर्ट ने नदियों और तालाबों में दूषित कचरा प्रभावित करने पर अंकुश लगाने के लिए आज निर्देश देते हुए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से कहा कि अगर औद्योगिक इकाइयों में चालू अवस्था में कचरा शोधन संयंत्र नहीं हो तो उन्हें काम करने की अनुमति न दी जाए, लेकिन इससे पहले औद्योगिक इकाइयों को इस बारे में नोटिस जरूर दिया जाए। चीफ जस्टिस जे.एस. खेहर, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल की 3 सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि नोटिस की 3 महीने की अवधि समाप्त होने के बाद राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण करके उनमें कचरा शोधन संयंत्रों की स्थिति के बारे में पता लगाना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जल प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को भी सफाई के संयंत्र लगाने पड़ेंगे और इसमें चूक होने पर उद्योगों की बिजली सप्लाई रोकने का आदेश भी दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने नदियों और तालाबों में दूषित कचरा प्रभावित करने पर अंकुश लगाने के लिए आज निर्देश देते हुए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से कहा है कि अगर औद्योगिक इकाइयों में चालू अवस्था में कचरा शोधन संयंत्र नहीं मिलता है तो उन्हें काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन इससे पहले औद्योगिक इकाइयों को इस बारे में नोटिस जरूर दिया जाए। चीफ जस्टिस जे.एस. खेहर, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल की 3 सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि नोटिस की 3 महीने की अवधि समाप्त होने के बाद राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण करके उनमें कचरा शोधन संयंत्रों की स्थिति के बारे में पता लगाना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जल प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को भी सफाई के संयंत्र लगाने पड़ेंगे और इसमें चूक होने पर उद्योगों की बिजली सप्लाई रोकने का आदेश दिया जाएगा।
सत्यार्थ हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ गए हैं। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के सदस्य हैं। सत्यार्थ, ये कहा जाए कि माननीय अदालत इस पूरे मामले को लेकर बेहद गंभीर है और ये भी कह दिया कि पहले जो फॉर्मेलिटी है यानी कि नोटिस की फॉर्मेलिटी, नोटिस दिया जाए और फिर उसके बाद कार्रवाई की बात तक कह दी। जी, चूंकि ये मैटर 2012 से पेंडिंग था और सेक्रेटरी ऑफ एनवायरनमेंट ने अभी तक कोई भी इसमें रिस्पांस फाइल नहीं किया था, तो कोर्ट ने सबसे पहले टिप्पणी ये की थी कि आप 5 साल से कहाँ थे, मैटर 2012 से पेंडिंग है। और कोर्ट ने बहुत ही सख्त टिप्पणी उनके ऊपर की, तो उन्होंने कहा लॉर्डशिप वी आर फाइलिंग द रिस्पांस एंड आई एम सॉरी। तो कोर्ट कुछ नॉर्मल हुई, पहले तो उन्होंने बहुत तेज उनको डांटा, फिर उसके बाद कोर्ट ने बोला कि हम कुछ सजेशंस दे रहे हैं, कुछ पॉइंट्स दे रहे हैं, तब आप उसके बाद उस अकॉर्डिंग आप कार्य करिए। कोर्ट ने कुछ सजेशंस देते हुए इनको कहा कि आप नोटिसेस इशू करिए उन फैक्ट्रीज को जो डिफॉल्टर हैं या जो कि जिनके पास कॉमन इफ्लुएंट प्लांट लगा हुआ है सीवेज डिस्चार्ज करने के लिए, ठीक, उनको 3 महीने की नोटिस देके उनको इतना टाइम आप दीजिए कि वो अपने आप पे डिस्चार्ज यूनिट लगा सकें। उसके बाद अगर उनके यहाँ नहीं लग पाता या कोई इन कंप्लायंस वो करते हैं इस ऑर्डर के फर्दरेंस में, तो फिर आप उनको उनके ऊपर एक पेनाल्टी लगाइए। और कोर्ट ने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, सभी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल 6 स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को उन्होंने कहा है कि आप अपने अपने फैक्ट्रीज यूनिट्स को, जो भी फैक्ट्रीज वहाँ पे हैं वर्क कर रही है, उनको आप नोटिस इशू करिए और उनको उसका सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी जो भी उनके ऊपर बनती है उसको आप इम्पोज करिए। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सत्यार्थ इस खबर पर तमाम चर्चा और बातचीत के लिए। तो इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट गंभीर है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जल प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को भी सफाई के संयंत्र लगाने पड़ेंगे और इसमें चूक होने पर उद्योगों की बिजली सप्लाई रोकने का आदेश भी अदालत की तरफ से दिया गया है। वह 1996 में गाजियाबाद में किए गए एनकाउंटर के मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुना दिया। कोर्ट ने एनकाउंटर को फर्जी मानते हुए 4 दोषी पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा का ऐलान किया। आपको बता दें कि 20 साल पहले 8 नवंबर 1996 में गाजियाबाद में भोजपुर पुलिस ने बदमाश बताकर 4 युवकों का एनकाउंटर किया था। दोषियों में एक पूर्व डिप्टी एसपी और एक पूर्व सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाही शामिल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के बेटे अजय सिंह पर एचडीएफसी बैंक से लिए गए लोन को जमा न करने पर 10 लाख रुपए का हर्जाना लगाया। बैंक से अजय सिंह ने 30 करोड़ 93 लाख का लोन लिया था। लोन अदा न करने पर बैंक अधिकारी से विवाद हुआ था, जिसके बाद अजय सिंह ने एचडीएफसी बैंक के डिप्टी जीएम डीके गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। वहीं हाईकोर्ट ने बैंक अधिकारी के खिलाफ दर्ज मुकदमे को रद्द कर दिया। अजय सिंह अटलांटिक मल्टीप्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। मामले की सुनवाई जस्टिस अरुण टंडन और जस्टिस यूसी श्रीवास्तव की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के बेटे अजय सिंह पर एचडीएफसी बैंक से लिए गए लोन को जमा न करने पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। बैंक से अजय सिंह ने 30 करोड़ 93 लाख का लोन लिया था और अब कोर्ट की तरफ से जुर्माना लगाया गया। आलोक सिंह हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। आलोक, और क्या कुछ माननीय हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है, क्योंकि जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी अजय सिंह की तरफ से, उस एफआईआर को तो रद्द कर दिया गया जो बैंक अधिकारी के खिलाफ की गई थी, और क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर जुर्माना लगाने के साथ? देखिए अक्षय, देश के पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह जिन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था, आज उनके बेटे अजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अजय सिंह पर 10 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। अजय सिंह ने एचडीएफसी बैंक से 30 करोड़ 93 लाख का लोन लिया था और उस लोन की अदायगी अजय सिंह के द्वारा नहीं की जा रही थी। और इसके बाद जब बैंक के डीजीएम डीके गुप्ता ने इसमें प्रयास किए और नोटिस जारी किया, तो अजय सिंह ने उल्टे उनके खिलाफ इलाहाबाद के सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। इस मुकदमे को क्वैश कराने के लिए डीके गुप्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी और आज जस्टिस अरुण टंडन और जस्टिस यूसी श्रीवास्तव की डिवीजन बेंच ने एफआईआर को रद्द कर दिया और साथ ही एसएसपी इलाहाबाद से भी सवाल जवाब किया और पूछा है कि आखिर आपने अगर तहरीर मिलने के बाद प्रारंभिक जांच क्यों नहीं की, और इतना बड़ा लोन था और लोन की अदायगी नहीं की जा रही थी लोनकर्ता की तरफ से और दबाव बनाने के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई, तो ऐसे में पुलिस को पहले जांच करनी चाहिए थी, इसके बाद मुकदमा दर्ज करना चाहिए था। लेकिन एक बड़ा झटका, और यह कहा जा सकता है कि मुश्किल भरे दिनों की शुरुआत अजय सिंह के लिए हो गई है, क्योंकि अगर वो लोन दर्ज अदा नहीं करते तो उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज बैंक कर्मचारियों की तरफ से कराई जा सकती है। जी अक्षय। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आलोक इस खबर पर तमाम चर्चा और बातचीत के लिए। तो इस पूरे मामले को लेकर मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वहीं हाईकोर्ट ने बैंक अधिकारी के खिलाफ दर्ज मुकदमे को आज रद्द कर दिया। आपको बताते कि अजय सिंह
अटलांटिस मल्टीप्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं और मामले की सुनवाई जस्टिस अरुण टंडन और जस्टिस यूसी श्रीवास्तव की डिवीजन बेंच में की गई है। वहीं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए हरियाणा के एक अधिकारी की पदोन्नति को 22 साल बाद खारिज कर दिया है। अदालत ने 1995 में हरियाणा विधानसभा में पर्सनल असिस्टेंट से पर्सनल सेक्रेटरी बनने वाले सुभाष चंद्र का प्रमोशन रद्द कर दिया है। साथ ही प्रमोशन को चुनौती देने वाले साल 1995 से प्रमोट करने के दावे पर 4 महीने के अंदर फैसला करने का आदेश भी दे दिया। सुभाष चंद्र की पदोन्नति के खिलाफ जगदीश राय और अन्य ने याचिका दायर की थी। इस याचिका में कहा गया था कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति विधानसभा में रिपोर्टर के तौर पर हुई थी और साल 1995 में विधानसभा में पर्सनल सेक्रेटरी के पदों पर नियुक्ति के लिए उसने भी आवेदन किया था। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।